नमस्कार, कार्यक्रम रणनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, आज नेशनल वोटर डे है और नेशनल वोटर डे से एक दिन पहले ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया राजीव कुमार ने स्पष्ट कर दिया, जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा कि लोगों ने बाइकॉट और बुलेट को छोड़ करके बैलेट को स्वीकार किया है। यानी लोगों ने लोकतंत्र के प्रति, जम्मू कश्मीर में लोगों ने लोकतंत्र के प्रति अपनी आस्था को जारी रखा है, चाहे वो 2024 के लोकसभा के चुनाव हो या फिर विधानसभा के चुनाव हो। जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड मतदान ने लोकतंत्र को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। और ये भी उन्होंने कहा है कि 66.64 करोड़ मतदाताओं ने भागीदारी कर, यानी पार्टिसिपेशन कर, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और मेल्स के मुकाबले में फीमेल्स में ज्यादा पार्टिसिपेशन बताइए। महिलाओं ने 65.78% वोट कास्ट किया है, जबकि पुरुष 65.55% ही अपना मतदान कर पाए हैं। और जिन क्षेत्रों में हिंसा की आशंका थी वहां रिकॉर्ड मतदान हुए। ये जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं। हम पहले आपको बताते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया राजीव कुमार ने एक्चुअल में कहा क्या, जो वीडियो उन्होंने जारी किया है। आइए देखते क्या कहा। 15वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस की पूर्व संध्या पर बहुत शुभकामनाएं। इस बार का राष्ट्रीय मतदाता दिवस और भी खास है क्योंकि आयोग ने अपनी स्थापना के 75 वर्ष पूरे किए हैं। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले यानी 25 जनवरी 1950 को हुई थी। हम हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। ये दिन मतदाताओं को समर्पित है, खासकर युवा मतदाताओं को। वर्ष 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में भारत ने कई नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। विश्व में किसी भी चुनाव में अभी तक के सबसे ज्यादा 64.64 करोड़ मतदाताओं ने भाग लेकर विश्व कीर्तिमान बनाया है। महिला मतदाताओं ने भी जमकर कमान संभाली और 65.78% मतदान प्रतिशत के साथ महिला मतदाताओं ने पुरुषों की तुलना में ज्यादा मतदान किया। पुरुषों का मतदान 65.55 था, उससे ज्यादा किया और एक कीर्तिमान स्थापित किया। वहीं थर्ड जेंडर की बात की जाए तो पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले निर्वाचक नामावली में उनकी भागीदारी लगभग डबल हो गई और इसी प्रकार दिव्यांग मतदाताओं की 46% से भागीदारी बढ़ी। इसके साथ ही 85 वर्ष से अधिक उम्र के हमारे बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं को होम वोटिंग की भी सुविधा प्रदान की गई। और हमें प्रसन्नता है कि हमारे काफी बुजुर्गों ने और दिव्यांग साथियों ने घर से मतदान में हिस्सा लिया। साथियों, चुनाव में हिंसा नहीं हुई। जिन राज्यों में अक्सर हिंसा होती थी वहां भी नहीं हुई। पुनर्मतदान भी लगभग नहीं के बराबर रहा। जम्मू और कश्मीर में लोकसभा चुनाव में जो बुनियाद रखी गई थी, वहां की आवाम ने विधानसभा चुनाव में उस बुनियाद पर ऊंची इमारत खड़ी की और मतदाताओं के चेहरे की चमक और हौसले ने दुनिया को शांति, सकारात्मकता और लोकतंत्र की शक्ति का पैगाम दिया। चुनावों में मतदान केंद्रों पर लगी वो सिर्फ लंबी कतारें नहीं थीं, बल्कि आवाम की उम्मीदों, जज्बातों और जमहूरियत की ताकत का बेहतरीन मंजर बयां करती थी। इसी प्रकार झारखंड और छत्तीसगढ़ के नक्सल अफेक्टेड एरियाज में मतदाताओं ने वोट कर लोकतंत्र की आवाज को और भी मजबूत किया। देश के अलग अलग कोनों में मतदाताओं ने बाइकॉट और बुलेट की जगह बैलेट को चुना। नक्सल प्रभावित इलाकों में बहुत से गांवों में लोगों ने आजादी के बाद पहली बार अपने ही गांव में पोलिंग स्टेशन पर मतदान किया। यह सब दर्शकों, आपने देखा कि राजीव कुमार जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है, उन्होंने किस तरीके से बताया कि 66.64 करोड़ लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और फीमेल्स की पार्टिसिपेशन ज्यादा रही है। जैसे हमने बताया कि 65.78 और पुरुष जो मेल जो लोग थे उन्होंने
65.55% वोट कास्ट किया, यानी महिलाओं में अपने वोट को लेकर के ज्यादा जागरूकता है। हम चर्चा करेंगे जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है, तो चर्चा वोट की भी आती है, ईवीएम की भी आती है और वोट के प्रति जागरूकता भी आती है। चर्चा करेंगे। जगदीप सिंह कांग्रेस से हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। रजनी सेठी बीजेपी की प्रवक्ता हैं। रजनी जी, आपका भी स्वागत है। आबिद वानी एनसी से हैं और अहमद अयाज राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। आप सबका स्वागत है और आप सबको मुबारक हो कि आज नेशनल वोटर डे है। हम सबको पता है कि अपने मताधिकार का कैसे इस्तेमाल करना चाहिए और वोट की क्या कीमत होती है। जगदीप जी से जानना चाहूंगा। जगदीप जी, उन्होंने कहा कि बाइकॉट और बुलेट की जगह बैलेट को चुना जा रहा है, तरजीह दी जा रही है, क्या कहेंगे आप? विनोद जी, शुक्रिया आपका। तमाम दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में ही सही हो, कहीं भी आग पर ये आग जलनी चाहिए। केंद्रीय चुनाव आयोग, अगर इसे हम सारगर्भित तरीके से कहें तो केंद्रीय चुनाव आयोग यानी केंचुआ एक ऐसा प्राणी, मैं अक्सर कहता हूं, जिसे रीढ़ की हड्डी नहीं होती। आज जो स्टेटमेंट आपने सुनाया, अगर राजीव कुमार, पहले तो मैं शुक्रगुजार हूं कि किसी तरह की घटिया शायरी हमें आज सुनने को नहीं मिली। दूसरा, अपने बयान में वो कहते हैं कि लंबी लंबी कतारें लगी और वो मंजर शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। शायद उन्हें पता नहीं कि मंजर शब्द का प्रयोग तब होता है जब भयावह स्थिति हो, कत्लो गारत हो। नजारा कह सकते थे, विहंगम दृश्य कह सकते। खैर, आज वो दिन है विनोद जी जब हमें ये याद करना होगा कि इसी देश के एक गांव ने पूरे सिस्टम और चुनाव आयोग के खिलाफ जाकर मॉक पोल करने की कोशिश की, जिसे जबरन कुचल दिया गया। और आज वही दिन है जब एक सवाल चुनाव आयोग से पूछा जाना चाहिए। छोड़ दीजिए 20 लाख मशीनें कहां गई, छोड़ दीजिए इनके डायरेक्टर्स कौन है, छोड़ दीजिए कि वो प्रोफेसर्स कौन है, सब छोड़ दीजिए, सोर्स कोड को भी छोड़ दीजिए। लेकिन ये जवाब तो चुनाव आयोग को देना पड़ेगा कि जब हम शाम का एक समय तय करते हैं, 6 बजे, 7 बजे या 8 बजे तक भी, कि जो वोटर्स लाइन में है वो चुनाव जहां पे हो रहा है उस परिसर के अंदर आ जाए और वोटिंग संपन्न। उसके बाद मेरा सीधा सवाल है, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर जैसा प्रदेश जिसकी भौगोलिक परिस्थितियां इतनी विकट हैं, मैं आपको अपने इस मोबाइल फोन पे अगर आप कहें तो दिखा सकता हूं, मेरे ही साथियों ने भाजपा की गाड़ी पर शराब की बोतलें, जो कि मेरा ख्याल है हजारों की तादाद में थी, पकड़ी थी। खड़ा मढ़ाना इज द प्लेस। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं, हम उनको भी छोड़ देते हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि जम्मू जैसे एक प्रदेश में, विनोद जी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जहां पर इलेक्शन के बाद काउंटिंग से पहले चुनाव की संख्या, मतदान की संख्या नहीं बढ़ती है जी, तो फिर महाराष्ट्र में और झारखंड में, दोनों प्रदेशों के बीच भी जब हम देखते हैं तो हरियाणा और महाराष्ट्र ही क्यों, जहां 7.8%, 75 लाख वोट विनोद जी काउंटिंग से एक दिन पहले बढ़ जाते हैं। ये एक ऐसा यक्ष प्रश्न है जिसका जवाब इलेक्शन कमीशन नहीं दे पाया। और एक आखिरी बात कह के बात पूरी करूंगा। हरियाणा से 20% कांग्रेस प्रत्याशी जो चुनाव हारे, उन्होंने 47,300 रुपए प्रति पोलिंग बूथ फीस जमा कराई, जो कि पूरी तरह से न्यायोचित नहीं थी। बावजूद उसके इलेक्शन कमीशन कहता है कि हम आपको वो मशीनें नहीं दिखाएंगे, हम आपको मॉक पोल करके 5 मशीनों पर दिखाएंगे। तो आप बताइए, आज के इस दिन चलिए, में मुझे क्या लगता ये चर्चा है जरूरी जगदीप नहीं जी है? रजनी जी से जवाब ले लेते हैं। रजनी जी, सीधे सीधे कटाक्ष, केचुआ बोल दिया, यानी बैकबोन लेस, देखिए बड़ा असहाय और कमजोर विनोद जी, व्याख्या की। जी जी, विनोद जी, सबसे पहले मैं अपने जो हमारे दर्शक हैं उनको, जो आज मतदाता दिवस है, उसकी शुभकामनाएं देना चाहूंगी। अभी आपके सामने सीईसी ने जो अपनी वीडियो एक जारी की है, वो उन्होंने रियल वीडियो जारी की है जिसकी ये टिप्पणी कर रहे हैं, क्योंकि इनका काम है, अपोजिशन में है, कुछ तो करेंगे। अपोजिशन में दिखना भी जरूरी है कांग्रेस का। वो जम्मू कश्मीर के संदर्भ में बात कर रहे थे कि इस बार जो जम्मू कश्मीर में कतारें लगी हैं, वाकई पिछले 10 साल में जो जम्मू कश्मीर में तरक्की हुई है, जो लोकतंत्र का कहीं ना कहीं यहाँ पर
लोकतंत्र कायम हुआ है, तो वो देखने को मिल रहा है। ये जगदीप जी की जो फ्रस्ट्रेशन है, ये सामने फ्रस्ट्रेशन दिख रही है, क्योंकि ये सरकार में नहीं है और पिछले लगातार 10 साल से कोशिश कर रहे हैं कि ये सरकार में आ पाए, मगर मोदी जी इनको आने नहीं दे रहे। ये समझ रहे हैं कि इनके प्रधानमंत्री चेहरा कोई है नहीं, जिसके कारण ये सरकार में आ भी नहीं पाएंगे। ये बात कर रहे हैं ईवीएम को लेकर, और जबकि ये खुद कोalition में है विनोद जी। उमर अब्दुल्ला जी ने इनको खुद ही कटाक्ष करके बोल दिया कि जब आप जीतते नहीं है तो आप ईवीएम पर सवाल खड़ा करते हैं, तो जब आप जीतने की उसमें हिम्मत में नहीं रहते तो आप कहीं ना कहीं चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा करते हैं। तो पहले ये जवाब दे दे कि इनका कोalition पार्टनर सही बता रहे हैं कि ये सही बता रहे हैं। अगर तो धांधलियां हुई हैं तो यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने क्यों नहीं बात की? एक मुख्यमंत्री होने के जो दावेदार, इनके तो कोई मंत्री भी नहीं उन्होंने लिए जो ये बात कर रहे हैं। इन्होंने महाराष्ट्र का जिक्र किया कि महाराष्ट्र में इतने लाख वोटर्स बढ़ गए। भाई मेरे, मैं समझ सकती हूँ इस टाइम आप फ्रस्ट्रेटेड है, मगर इतने भी लाछन ना लगाएं, क्योंकि कभी ना कभी जब आपकी सरकार बनेगी तो आप पे भी यही सवाल खड़ा होंगे। क्या चीफ इलेक्शन कमीशन केंचुआ होता है? क्या आपकी सरकारों में भी वो बिना रीढ़ की हड्डी के केंचुआ था? क्या आप लोग भी उनको इस्तेमाल करते रहे हैं? ये सवाल आप पर भी खड़ा होगा। आज जो अच्छा विनोद जी देखने को मिला, उन्होंने कहा कि पुरुषों की बनिस्बत महिलाओं का ज्यादा वोट पड़ा है। ये क्रेडिट मोदी जी को जाता है, क्योंकि पिछले 10 साल में लगातार मोदी जी ने महिलाओं का सम्मान बढ़ाया है, महिलाओं को उनके राइट्स दिए हैं जो कांग्रेस की सरकारों में नहीं मिले हैं। और खासतौर से मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं विनोद जी, महिलाओं को तो यहाँ सेकंड ग्रेड का सिटीजन समझ के रखा था इनकी कांग्रेस की सरकारों में, और जो हमें अपना राइट मिला है कहीं ना कहीं 370 और 35A के खत्म होने के बाद मिला है। और आज मुझे खुशी हो रही है कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र कायम हुआ है, चाहे सरकार किसी की भी बने, उसके लिए हम कहीं टिप्पणी नहीं करेंगे। एनसी की सरकार बनी है, मगर कहीं ना कहीं क्रेडिट मोदी जी को जाता है लोकतंत्र को कायम करने में। जो जो उन्होंने रचना रची, जो जो उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए डिसीजन लिए, वो सब पॉजिटिव वे से गए। जी जी जी। आबिद वानी क्यों हंस रहे हैं? आबिद भाई, आप मुझे इतना बता दीजिए, ये मतदाताओं की संख्या में इजाफा होना, पहले इतना ज्यादा पोल परसेंटेज नहीं हुआ था, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? देखिए, पहले विनोद जी, मैं तो मतदाता दिवस पे लोगों को शुभकामनाएं देता हूं, और आपके माध्यम से कल गणतंत्र दिवस, जिस दिन संविधान को हमने अपनाया था, उस दिन की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। रही बात जो सीईसी का बयान आया था, जो जम्मू कश्मीर के संपेक्ष में मैं बात करूंगा। देखिए, उमर साहब का जो बयान आया था वो सिर्फ जम्मू कश्मीर के एक यूनिक उस हिसाब में आया था कि यहाँ पे जो चुनाव थे वो बिल्कुल पुरअमन रहे, कहीं पर रिपोलिंग देखने को नहीं मिली। लेकिन उसका श्रेय सिर्फ यहाँ सरकार को नहीं जाता, जितनी भी एजेंसीज हैं ऑन ग्राउंड जो काम कर रही है इन सिंक्रोनाइजेशन विद द गवर्नमेंट, और उन सभी को ये श्रेय जाता है, और खास तौर लोगों को श्रेय जाता है जिन्होंने, अगर आपने सुना होगा सीईसी ने क्या बोला, उन्होंने अपने पूरे बयान में ये भी बोला कि लोगों के जज्बातों, उमंगों का एक किसी ना किसी रिप्रेजेंटेटिव और उसका रिफ्लेक्टिव था ये जो वोटिंग हुई है जम्मू कश्मीर में। और मैं आपको याद दिला दूं, ये पहली बार ऐसा मतदान नहीं हुआ है। 2014 में 65% जम्मू कश्मीर में पोलिंग हुई, और उसका श्रेय तो कम से कम मोदी जी को नहीं जाता, उसका श्रेय उन सभी सरकारों को जाता है जिन्होंने उस दिन तक यहाँ पर संवैधानिक प्रतिक्रियाओं को सपोर्ट किया है, हिंदुस्तान के आईन को सपोर्ट किया है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को चाहिए वो इंट्रोस्पेक्शन करे, बजाय ये कहने के कि मैंडेट का जो श्रेय है वो मोदी जी को जाता है। नहीं, वो यहाँ के लोगों को जाता है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस आज एक सरकार बना चुकी है, हमारे अलायंस पार्टनर बिल्कुल एक्सटर्नली हमें सपोर्ट कर रहे हैं। और जहां तक ईवीएम की बात है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ईवीएम का जो इशू है वो नेशनल लेवल पे एक इशू हो सकता है। हमने सिर्फ वो बयान सिर्फ जम्मू कश्मीर के रिगार्ड दिया था कि यहाँ पर जो चुनाव है बहुत कोई मैनिपुलेशन हमें देखने को नहीं मिली, और को बिल्कुल पुरअमन रहे। तो इब्तिदाई तौर पे मैं यही कहना चाहूंगा। अयाज साहब, आप मुझे इतना बताइए, आपका अनुभव क्या कहता है? एक तरफ उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि कांग्रेस को ईवीएम का रोना धोना छोड़ करके आत्ममंथन, अपनी असेसमेंट करनी चाहिए कि हार की वजूहात क्या थी, लेकिन कांग्रेस उसके बावजूद ईवीएम को लेकर के हर जगह पर ईवीएम को लेकर के या ईवीएम पर ही ठीकरा फोड़ रही है। क्या कहेंगे आज साहब? नहीं, असल बात जो है वो ये है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की
असल में बनी नहीं। जिसको हम बनने की बात करें, कभी आज तक उनकी आपस में बनी नहीं है, आइडियोलॉजीज को लेकर, अपने पॉलिसीज को लेकर। राइट फ्रॉम, अगर जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, शेख अब्दुल्ला साहब के टाइम से ही एक तनातनी रही है उनकी, खूब तनातनी रही है जम्मू कश्मीर के कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में। तो वही अभी आज तक वही चलता आ रहा है। अब चूंकि बीच में कुछ मजबूरियों को चलते उनको कुछ कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़े, जैसे कभी राजीव फारूक अकॉर्ड हुआ, वो भी एक मजबूरी थी उस वक्त कि भाई उनको गवर्नमेंट में हुकूमत बनाने की कोशिश कर रही है। तो उसी तरीके से अगर हम ये देखें कि रिसेंटली जो इलेक्शन हमारा हुआ, असेंबली का इलेक्शन हुआ, उसमें भी यही था कि चूंकि बीजेपी एक साइड काफी आगे चल रही थी, अच्छा खासा कर रही थी, तो उसको चलते एक वो था कि उसी बहाने कि भाई बीजेपी को बाहर रखना है, और दूसरा ये कि चूंकि एक वहाँ एक मामला चला कि उस वक्त फारूक अब्दुल्ला साहब का कि ये कि भाई उनका वो क्रिकेट स्कैम है, उनका नाम उसकी वजह से उनका नाम इलेक्शन में आ गया और इलेक्शन के दौरान आ गया। तो उसको चलते चलते उन्होंने ये सोचा कि और उनकी ये छवि इनकी ये बात लगी कि शायद बीजेपी के साथ उनका कुछ गांठ साठ हो रहा है, तो वो चलते उन्होंने मजबूरी के तहत शायद कांग्रेस के साथ इलेक्शन का वो समझौता किया। तो दरअसल इनकी अंदर में बात जो है वो बात कभी सिंसेरिटी के साथ नहीं बनी है दोनों पार्टीज के दरमियान। मजबूरियों के तहत ये एक दूसरे के साथ कभी कभी हाथ मिला के चले, और वही हाल यहाँ आज भी है। इलेक्शन के बाद ही आपने उसका नतीजा देखा होगा कि इलेक्शन के बाद ही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सुर बदलने शुरू करे। कभी ये बता दिया, जैसे जिसपे आपने जिक्र करी कि भाई इनको बजाय इलेक्शन के वोटिंग मशीन पर सवाल खड़ा करना चाहिए, इनके अपने जो मामलात है, जो अपनी जो इंट्रोस्पेक्शन है, उसको देखना चाहिए कि उनके वजूहात क्या है हार के। आई मीन बुनियादी इनकी अपनी कोई सिंसेरिटी नहीं है। तो उसको चलते नेशनल कॉन्फ्रेंस भी इनके ऊपर इल्जाम तराशी करते रही है। तो वही एक वजह है मुझे लग रहा है कि दूसरा, चूंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के आप बड़ी जो बात मैं करने जा रहा हूं, नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मैनिफेस्टो पड़ा हुआ है और स्टेट रेस्टोर ना होने के वजह से अभी एक प्रेशर बढ़ता जा रहा है, और इसका अंदाजा खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी है। मुझे लग रहा है कि उसको लेकर शायद वो आहिस्ता से तरीके से जगदीप जी से दूरी अख्तियार करने की भी कोशिश कर रहे हैं। जगदीप जी, आप हमें ये बताइए कि लगातार सुप्रीम कोर्ट ने भी ईवीएम को उचित ठहराया है, उसके बावजूद भी आप बार बार ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं। विनोद जी, मैं चाहूंगा अभी जो भाई साहब बोल रहे थे, राजनीतिक विश्लेषक है, उनको भी बड़े सम्मान के साथ मैं कहना चाहूंगा कि जो सवाल मैं रखूंगा पूरी ईमानदारी से आप उन पर बात कीजिए। अगर मैं कहीं गलत बोल रहा हूं या मेरी बातों में कोई तर्क या तथ्य नहीं है तो आप निश्चित तौर पर बोल सकते हैं। सबसे पहले भाजपा की प्रवक्ता ने क्या कहा कि 35A जो है उससे महिलाओं को हटने के बाद राइट मिले। आपके चैनल पर बैठकर ये झूठ बोल रही है, मैं सामने बोल रहा हूँ, क्योंकि साल 2002 में हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने वो पहले से ही आदेश पारित करके उस मामले को सॉर्ट आउट कर दिया था। तो ये झूठ है, सरेआम बोला गया झूठ है। दूसरी बात, मैं ये कह रहा हूं कि वोटर काउंट में इजाफा, आज मोदी जी तीसरी मर्तबा सत्ता में है, जैसे कि ये कह रही है कि और किसी को तो जीतने का मौका मिलेगा नहीं, सच भी है। 89 सीट्स ऐसी हैं विनोद जी जो सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है याचिका के जरिए जो एडीआर ने की है, और इन 89 सीट्स पर टोटल वोट और काउंटेड वोट में। जगदीप जी, कुछ क्षणों के लिए आपको रुकूं, वापस आपसे शुरू करें। लोग तक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए। ब्रेक के बाद एक बार तो फिर स्वागत है। तो जगदीप जी बात कर रहे थे जिनको हमने बीच में रोका था, शुरुआत वहीं से करते हैं। वक्तव्य न देकर कुछ सवाल रखूंगा। मैं तो बता चुका हूं कि किस तरीके से 35A पर
भाजपा प्रवक्ता ने अभी बयान दिया, उसको छोड़ देते हैं। मेरा पहला सवाल, एडीआर ने 89 सीट्स पर जो मामला सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है, उसमें कुल वोट और पड़े हुए ईवीएम के काउंटेड वोट्स में लाखों का फर्क है। ठीक वही हाल आपने महाराष्ट्र और हरियाणा में देखा, जिसका कोई जवाब इलेक्शन कमीशन नहीं दे पा रहा। मैं फिर से पूछना चाहता हूं कि जब शाम 6 या 7 बजे 8 बजे भी काउंटिंग पूरी हो जाती है, तो इलेक्शन काउंटिंग के एक दिन पहले, यानी चुनाव खत्म होने के कई कई दिनों के बाद एकाएक लाखों वोट कैसे बढ़ते हैं? कभी पहले इससे हमने ऐसा देखा? मैं आपको एक बयान याद दिलाना चाहता हूं, आई एट पॉलिटिशियन फॉर द ब्रेकफास्ट, अगर आपको याद हो, टी.एन. शेषन साहब, और ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने भारत के अंदर चुनाव बाधित कर दिया था, ये कहते हुए कि जब तक सरकार सपोर्ट नहीं करेगी और मुझे सारे हक हकूक नहीं मिलेंगे, मैं चुनाव नहीं होने दूंगा। क्या वैसा कोई चुनाव आयोग हमने देखा दोबारा? और मैं पूछना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट के अध्यादेश को पलटकर 2-1 का बहुमत लेकर कौन आया, क्यों आया? और क्यों भाजपा के ही एक सांसद ने ईवीएम के खिलाफ किताब लिखी, जिसकी प्रस्तावना जो है आडवाणी साहब ने लिखी? और मैं ये भी पूछना चाहता हूं आज आपसे, जब हम बात कर रहे हैं, आप सब बातें छोड़ दीजिए, रिकाउंटिंग तो हक है ना? एक बच्चा एग्जाम देता है, उसको शक है कि मेरे साथ जस्टिफिकेशन नहीं हुआ, मार्किंग सही नहीं है, वो फीस जमा करवाता है और उसके बाद इलेक्शन कमीशन कहता है कि हम भाई आपको वो मशीनें नहीं दिखाएंगे जिनसे इलेक्शन हुआ। और आखिरी बात मैं पूछना चाहता हूं, तमाम जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो बताएं कि रूल नंबर 93(2)A कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स अमेंडमेंट, जिसमें महमूद पराचा को हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा ने ये कहा कि आपको वो तमाम सीसीटीवी फुटेज जो है वो इलेक्शन कमीशन को मुहैया करवानी होगी, उसके तुरंत 2 दिनों के बाद वो रूल क्यों बदल दिया गया, क्यों वो फुटेज जो है वो नहीं दी गई? ये बताता है कि किस दर्जे की चोरी भाजपा कर रही है और किस तरीके से इस देश के अंदर लोकतंत्र का गला रेता जा रहा है। और रही बात उमर अब्दुल्ला साहब की, उन्होंने जम्मू कश्मीर की बात की थी, मैं इससे सहमत हूं, और जम्मू कश्मीर में ईवीएम को लेकर हमने कभी सवाल नहीं उठाया। हमने ये कहा कि यहां पर स्थानीय प्रशासन की मदद से शराब एम्बुलेंसेस में भर भर कर भेजी गई, ये एक सच है जिसका मैं वीडियो आपको दिखा सकता हूं। लेकिन हमने महाराष्ट्र और हरियाणा की बात की, हमने झारखंड की बात नहीं की, क्योंकि झारखंड में वोटिंग परसेंटेज नहीं बढ़ा। तो ये कह देना कि भाई साहब आप जहां जीते हो वहां बोलते नहीं, जहां हारते हो वहां बोलते हो, चलिए क्या रजनी ये जी, एक रजनी लेम जी, एक्सक्यूज नहीं है? चलिए रजनी जी, एक तो उन्होंने आपकी इस बात को सिरे से खारिज किया जब आपने कहा कि 35 से कोई हटने के बाद ही महिलाओं को अधिकार मिले हैं। विनोद जी, देखिए मैं वही बात कर रही हूँ, कांग्रेस की सरकारों में हमारे राइट खत्म थे। ये तो चाहे कोई भी, मुझे लगता है यहाँ टिप्पणी करे, कोई भी नहीं मानेगा। ठीक है, मैं महिला के नाते मेरे राइट्स अगर महफूज थे तो मेरे बच्चे को राइट नहीं थे। आफ्टर मैरिज मेरा बच्चा कोई जगह नहीं ले सकता था, ये भी उसकी क्लेरिफिकेशन दे दे। आज वो बच्चा भी अपनी जगह ले पाएगा, ये राइट उसको मिला है, ये सच्चाई बताएं, ये गुमराह ना करे लोगों को। दूसरी बात इन्होंने की कि बहुत से इश्यूज इन्होंने इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड किए हैं। मैं इलेक्शन कमीशन की प्रवक्ता नहीं हूँ जगदीप जी, मैं भाजपा की प्रवक्ता के नाते आपके सामने बैठी हूँ। आपके सवाल जवाब इलेक्शन कमीशन से आप उनसे करिए, मगर आप क्या चाहते हैं कि हम उसी दौर में दोबारा चले जाएं जब बैलेट के थ्रू हम वोटिंग करते थे, जब वहां दादरियां होती थी, पूरे डब्बे के डब्बे गायब हो जाते थे? तो आप उस दौर में देश को ले जाना चाहते हैं। लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, आप अपने फायदे के लिए देश को फिर पीछे धकेलना चाहते हैं। आपने फिर गलत बयानबाजी की। उमर अब्दुल्ला जी ने जम्मू कश्मीर के संदर्भ में बात नहीं की थी। उमर अब्दुल्ला जी ने पूरे ईवीएम सिस्टम के बारे में कांग्रेस को टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस आत्म मंथन करे, ईवीएम के ऊपर कटाक्ष करने की बजाय अपनी आत्म मंथन करे कि वो जीतते क्यों नहीं है, वो हार क्यों रहे हैं। आप शायद ये भी भूल गए हैं जगदीप जी, जम्मू कश्मीर के चुनाव में कांग्रेस, आपको एनसी ने ही बताया था कि कांग्रेस अपने सिंसियरिटी से काम नहीं कर रही। वो अगर सही काम करे तो कहीं ना कहीं 6 से बढ़कर आपकी सीटें आ सकती थी। तो हम पर टिप्पणी करने की बजाय आप अपना आत्म मंथन करें, मुझे लगता है वो जरूरी है। और देश को फिर से उसी दौर में ना ले जाए कि जिस दौर में हम लोग दांदलियों के दौर में जो वोटिंग होती थी, आप लोगों का शासन चलता था, जिस तरीके से आप लोगों ने कश्मीर में चुनाव करवाए, चाहे 5% के चुनाव के नतीजे में एमपी बन जाता था, मगर आज कहीं ना कहीं मोदी जी के शासन में फुल मेजॉरिटी से लोग अपने वोटिंग राइट को समझकर पोल कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर में सरकार जो है वो कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक तरीके से बनी है। जी आबिद जी, आप हमें ये बताइए, पहले तो पोल परसेंटेज बहुत ज्यादा कम रहता था, क्या कोई ट्रस्ट डिफिसिट था लोकतंत्र में कश्मीरी आवाम को लेकर के?
देखिए, लोकतंत्र के बारे में ट्रस्ट डेफिसिट कितना था क्या नहीं था, मगर ये जरूर था कि सिक्योरिटी जो कि माहौल यहाँ पर था, वो कहीं ना कहीं एक हिसाब से यहाँ के लोगों को लोकतांत्रिक तरीके से अपने अधिकारों का जो इस्तेमाल है वो करने से कहीं ना कहीं एक वो जो ब्रिज था वो कहीं था नहीं। तो मुझे लगता है वहां पर मैं फेयर पॉइंट दूंगा आज की गवर्नमेंट को कि यहाँ के हालात सिक्योरिटी वाइज जो है वो बेहतर है। लेकिन ये कहना कि ऐसी पोलिंग परसेंटेज पहले नहीं हुआ करती थी, उन हालातों में भी मुझे लगता है ज्यादा मुझे लगता है प्रशंसा करनी चाहिए उस वक्त की एजेंसीज या उस वक्त की गवर्नमेंट्स जो थी। जब 2014 में भी 65% की पोलिंग हुई, जहां तक रजनी जी बोल रही थी कि महिलाओं को अधिकार नहीं मिलता था, मैं इनको याद दिला दूं जैसा कि जगदीप साहब ने बोला 2002 में ऑलरेडी हाई कोर्ट ने वो इशू पे अपना फैसला सुना दिया था, वुमेन्स हैड इक्वलिटी बिफोर द लॉ। और फर्दर मैं इनसे बोलूं कि अगर ये 370 को पूरा डिटेल में पढ़े तो उसमें बहुत सारे ऐसे क्लॉजेस हैं। 370 जो मैरिड वुमेन और अनमैरिड वुमेन में भी डिस्टिंक्शन करता था, उनके राइट्स कैसे उनको इनहेरिट किए जाएंगे। बल्कि मैं यहां तक कहूंगा कि वुमेन्स रिजर्वेशन पे जो बात हुई थी वो भी कांग्रेस के वक्त पे हुई थी। जो यहाँ पर नॉमिनेटेड एमएलएस का आज बोल रहे हैं कि वुमेन रिजर्वेशन मिल रही है, वो तो पहले भी था। फर्क सिर्फ इतना था कि उस टाइम एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे राज्यपाल वो नॉमिनेट करता था। तो ये कहना कि औरतों को हक नहीं मिलता था, ये सरासर गलत बात है। तो जहां तक मैंने सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात की, बिल्कुल उसमें सुधार है। और कहीं ना कहीं उसने एक तरीके से फैसिलिटेट किया है कि ज्यादा मतदान हुआ, लेकिन इससे पहले भी मतदान हुए हैं और अच्छे तरीके से मतदान हुए हैं। सभी रिग्ड इलेक्शन नहीं हुए, उससे पहले भी जमहूरियत थी और बरकरार है, और उसमें सभी का कंट्रीब्यूशन है। सिर्फ मोदी जी के आने से लेकिन जब यहाँ हम पर जमहूरियत स्ट्रेंथन नहीं हुई। आबिद भाई, सिर्फ जब हम यहाँ से चर्चा करते हैं जम्मू कश्मीर के, या जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, तो 87 के इलेक्शन जरूर सामने आते हैं, उनकी चर्चा जरूर होती है, उसके लिए एनसी को रिस्पॉन्सिबल ठहराया देखिए जाता है। देखिए 87 की जो बात है, अगर ऐसी रिगिंग हुई है जो कि हम नहीं मानते कि हुई थी, ये जो एक कंक्लूजन ड्रॉ किया गया है, तो मैं जानना चाहूंगा कि चुनाव आयोग के पास क्या कोई पर्ची है उसकी, क्या कोर्ट ऑर्डर्स हैं कोई जहां पर यह साबित होता है कि कोई रिग्ड इलेक्शंस हुए थे। देखिए, बयानबाजी के लिए या अपने चुनावी जो राइवल्स है उन पे इल्जाम तराशी करने के लिए कोई भी बात कही जा सकती है। मैं नहीं कहता कि डिस्क्रिपेंसीज नहीं हो सकती है, हुई है और हर जगह होती है। जैसे कि अभी जगदीश साहब नेशनल लेवल पे महाराष्ट्र के बारे में बात कर रहे थे, क्या वो रिगिंग नहीं है, क्या वो मैनिपुलेशन नहीं है? तो डिस्क्रिपेंसीज को जनरलाइज करके बोलना कि पूरे चुनाव ही रिग्ड थे, तो मैं समझता हूं वो बिल्कुल गलत है। हमने देखा 87 के इलेक्शन में सईद अली शाह गिलानी भी इलेक्ट होके आ गए। अगर रिग्ड इलेक्शंस होते शायद सईद अली शाह गिलानी और गुलाम नबी सुमजी जो कि जमात की टिकट पे, मफ की टिकट पे लड़के आए थे, वो भी नहीं जीते। तो ये एक दोगलापंथी है बीजेपी की, अपना जो ये मयार है, सियासी मयार, इन बातों से कम करते हैं कि आज तक जितने भी चुनाव हुए हैं कि वो रिग्ड थे। नहीं, सभी चुनाव फ्री एंड फेयर हुआ करते थे। हाँ, डिस्क्रिपेंसीज होती थी क्योंकि यहाँ के हालात बहुत खराब थे। जी अयाज साहब, सवाल ये उठता है कि जो डिफरेंसेस, हालांकि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले लोग मानते नहीं है क्योंकि डिफरेंसेस हैं, बाहर से सपोर्ट कर रहे हैं कांग्रेस के, ये लोग कहते हैं, और ये भी कहा जाता है कि इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है हम, लेकिन जो डिफरेंसेस साफ नजर आ रहे हैं उसका कारण क्या कहीं दिल्ली सरकार तो नहीं है? क्योंकि जम्मू कश्मीर को सरकार चलाने के लिए एनसी को दिल्ली की तरफ देखना पड़ता है। जी हाँ सर। सही बात है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। एक ये कि दिल्ली का भी इसमें अमल दखल हो सकता है, इसलिए कि बीजेपी चाहती है कि कांग्रेस मुक्त हिंदुस्तान हो। उसके अलावा जम्मू कश्मीर में भी वो चाहेगी और उसका अमल दखल हो सकता है। लेकिन इसके अलावा इनके अपने भी मामलात हैं, अपने भी सियासी मामलात हैं, अपने पार्टीज के, अपने लीडर्स के इश्यूज, अपने पार्टीज के इश्यूज, एडजस्टमेंट करने के इश्यूज, ये एक और दूसरा उसके साथ साथ इनके आइडियोलॉजिकल इश्यूज। जैसे मैंने कहा कि इनकी एक मजबूरी बनती है क्योंकि बीजेपी के खिलाफ इनके कुछ मुश्तरका सोच बन सकते हैं, तो वो टेम्पररी और चलाने के लिए वो कर लेते हैं। लेकिन जब उनके अपने मामलात की बात आती है, जैसे अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हाथ वापस विड्रॉ करा, जब दिल्ली के इलेक्शन की बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमने दिल्ली को क्या करना है, या इंडिया ब्लॉक के साथ शायद वो पीछे खींच रहे हैं।
तो उसमें हमको लग रहा है कि उनके अपने जो मफादात सामने आ रहे हैं, उनका जो मैनिफेस्टो है, उनकी जी अपनी सरकार चलाने की बात है, इस वक्त उनकी दिक्कतें हैं, शायद वो ज्यादा दिल्ली की तरफ देखते हैं बनिस्बत अब कांग्रेस या इंडिया ब्लॉक या बाकी और चीजें। तो वो शायद इस वक्त जो रुझान है उनका वो दिल्ली की तरफ है, जिसका हम अंदाजा लगा सकते थे कि जब जडमोड पर इनॉग्रेशन टनल की हो रही थी, तो वहां भी हम उमर साहब की तकरीर से वो उसका मुशाहिदा कर सकते थे, और फिर उसका जवाब जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने दिया, या दूसरे तीसरे दिन वो जो डिफेंस मिनिस्टर साहब ने जम्मू में उसकी डिफेंस की एक बैठक में बात करी, तो अंदाजा लगता है कि इनके मफादात फिर सामने आते हैं। वक्ती तौर तो एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलते हैं, लेकिन जब उनके मफादात की बात आती है तो उनके वो फिर अपने मामला बन जाते हैं। तो इसीलिए शायद मुझे लगता है कांग्रेस, हालांकि हम देखते हैं कि कहीं सिंसियरिटी का उन्होंने मुजाहिरा किया है इलेक्शंस के दौरान, जम्मू कश्मीर के इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ साथ, और लेकिन बाद में जब हुकूमत बनी तो उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हाथ पीछे खींचना शुरू कर दिया, कहीं इलेक्शन के बहाने, कहीं ईवीएस मशीन्स के बहाने, कभी दिल्ली के इलेक्शन के बहाने, कभी तीसरा बहाना। तो आहिस्ता से उन्होंने ये अंदाजा लग सकता है कि चूंकि वो दिल्ली के नजदीक होना चाहते हैं अपने मामला को लेकर, इसलिए वो इंडिया ब्लॉक से खींच रहे हैं, इसलिए वो कांग्रेस से खींच रहे हैं। वो एक साफ बात दिख रही है, और अगर वो कर रहे हैं अपने मफादात को बचाने के लिए, मुझे लगता है वो भी उस हद तक जस्टिफाइड ही है। अलबत्ता उनका जो एक पैक्ट होता है, बात होती है, एक अंडरस्टैंडिंग होती है, उसको भी मद्देनजर रखना चाहिए था। जो बदकिस्मती से नहीं हो रहा है, वो अपने मफादात को तरजीह देकर बाकी को दरकिनार कर रहे हैं। वही मुझे लग रहा है कि वही एक वजह है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के दरमियान जहां तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक। जगदीप जी, आपने बड़े सलीके से ईवीएम को कोसा है और कहा है कि ईवीएम पर आपने डाउट जाहिर किया है, लेकिन उसके बावजूद भी 66.64 यानी 66 करोड़ 64 लाख वो लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। लोकतंत्र में लोगों का विश्वास उठ रहा है, और आप ईवीएम को लेकर के डाउट भी कर रहे हैं। विनोद जी, मैं फिर कहूंगा कि मैं अब कोई वक्तव्य नहीं देना चाहता। दिक्कत क्या है कि मेरे पीछे किसी सवाल का कोई जवाब किसी के पास नहीं है। मैं फिर से कहना चाहता हूं, ये जो मतदाताओं की गिनती आप बड़ी बता रहे हैं, इसी पर तो सवाल है। क्यों लाखों लाख वोट जो है काउंटिंग से एक दिन पहले बढ़ जाते हैं? क्यों रूल में अमेंडमेंट करके वो तमाम सीसी फुटेज ना देने से इनकार कर दिया गया? क्यों आज भी महाराष्ट्र और हरियाणा के अंदर हुए चुनाव की रिकाउंटिंग के लिए वो मशीनें नहीं दिखाई जा रही? क्यों भाजपा ने 2009 में सबसे पहले ईवीएम पर सवाल खड़ा किया था, जब ये खुद हार रहे थे? इनके सबसे बड़े नेता आडवाणी जी ने उस किताब की प्रस्तावना लिखी है, उस पर जवाब नहीं देंगे। मैं बार बार कह रहा हूं, और जो भाई साहब यहाँ पर कांग्रेस और एनसी के रिश्तों की बात कर रहे हैं, ठीक कह रहे होंगे, वो अलग बात है। लेकिन आज हम किसके लिए बैठे? आज हम मतदाता दिवस पर यह सुनिश्चित करने के लिए बैठे हैं कि क्या इस देश के अंदर चुनाव सही से हो रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं विनोद जी। अभी भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि आप हमें बैलेट पे ले जाना चाहते हैं। दुनिया का सबसे विकसित देश अमेरिका, मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं किस तरीके से वहां चुनाव होता है। अभी डोनाल्ड ट्रंप पर एक पॉर्न स्टार के साथ जो उनके रिश्ते थे, उनको लेकर फैसला आया इलेक्शन से ठीक पहले, और अगर वो नहीं जीतते तो जनाबे हाजरीन वो आज जेल में होते। उनका डीएनए तक लिया गया है विनोद जी। ये होता है कानून। और अगर उसके बावजूद विकसित देश अमेरिका जैसे या तमाम दुनिया के बड़े विकसित देश जो है वो अगर ईवीएम इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो ये कहना प्रासंगिक होगा कि भाई साहब हम बैलेट पे जाना चाहते हैं। बैलेट के टाइम पे होता था बूथ कैप्चरिंग, लेकिन एक हद तक होता था। अब तो सिस्टम ऐसा बन गया है कि आप कहीं पर भी बैठकर कैसे भी चाहे चुनाव को अपनी मर्जी से मोड़ सकते हैं। लाखों लाख वोट बढ़ जाते हैं। दिल्ली में क्या हुआ आप मुझे बता दीजिए विनोद जी। इनके 84 कार्यकर्ताओं ने 11,000 वोटर्स के नाम डिलीट करने के लिए भाजपा के लेटर हेड पर आवेदन, और इलेक्शन कमीशन उसको अपनी वेबसाइट पर नहीं डालता। कोई जवाब है इस बात का? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आज हम संजीदगी से, छोड़ दीजिए कौन किस पार्टी से है, आज अगर हम यहाँ बैठे हैं इलेक्शन कमीशन को डिस्कस करने और मतदाता दिवस पर बात करने, तो हमें समझना होगा जिस देश का लोकतंत्र
और जिस देश के लोकतंत्र की बुनियाद चूल्हे उसकी जब हिलने शुरू होती हैं, इस तरीके की धांधलियों से सरेआम आप रूल बदल देते हैं। पहले आप 2-1 का बहुमत लाते हैं, फिर आप नियम कानून सब बदल देते हैं, और फिर आप कहते हैं कि बड़े ढंग से चुनाव हुआ है, लाखों लाख वोट बढ़ जाते हैं। 75 लाख वोट बढ़े महाराष्ट्र में, कोई जवाब है? और मैं आपको एक और बात बता दूं आज, जो मैं कहना नहीं चाहता, कांग्रेस ने इस पर होमवर्क किया है। हमने ऐसी कई कॉलोनियां महाराष्ट्र में निकाली हैं जो वजूद में है ही नहीं। वोट छोड़ दीजिए, मतदाता छोड़ दीजिए, कई कॉलोनियां ऐसी हैं जो जमीन पर है ही नहीं, लेकिन वोटिंग लिस्ट में उनका नाम है। आप मुझे बताइए, इतनी बड़ी धांधली करके आप देश में अपनी पीठ को थपथपा रहे हैं कि मोदी जी जीत गए। अरे ऐसी को मैं क्या कहूं, जो बैसाखियों के सहारे खड़ी है, उसके बावजूद देश ने आपको बता दिया जब आपने संविधान बदलने की कोशिश की। शुरुआती दौर में भारतीय जनता पार्टी ईवीएम का विरोध करती है, अब उसकी वकालत करनी पड़ रही है आपको। ये दो अंतर है। विनोद जी देखिए, जैसे जैसे देश आगे बढ़ता है हमें नई टेक्नोलॉजी को अपनाना पड़ता है, ये आप भी समझ रहे हैं जी। हम उसी दौर में रहेंगे और आगे नहीं बढ़ेंगे, मुझे लगता है कहीं देश पीछे रह जाएगा। अगर उन चीजों में इनको कोई कमी पेशी लग रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, अगर इनको लग रही है, मुझे लगता है कि उसको ठीक करने की जरूरत है। जो ये कह रहे हैं कि मतदाता दिवस पर ऐसा कुछ होना चाहिए, उसके लिए मैं इत्तेफाक करती हूँ कि अगर उनमें कुछ कमी पेशी है, क्योंकि लोगों का वोट मायने रखता है और पूरे देश को बनाने का काम करता है, तो अगर हमें लगता है कि ऐसी कोई कमी पेशी है तो उसको हम सब मिलकर ठीक करें। जो आपको लग रहा है कि उस चीज में कमी आ रही है तो उसको ठीक करें। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि इलीगल कॉलोनीज की बात की, इन्होंने महाराष्ट्र में इन्होंने कुछ इलीगल कॉलोनीज का जिक्र किया। मेरे भाई, जम्मू कश्मीर में जो इलीगल बांग्लादेशी बसाए हुए हैं कांग्रेस की सरकारों ने, उसका क्या जवाब देंगे आप? उनके तो वोट भी बना दिए हैं आपने, आपकी सरकारें यहाँ रही, आज तक अपनी फेवर में वोट डलवाते रहे, जिनको मोदी सरकार आज कस रही है, तो उस पर भी जवाब जरूर दीजिएगा कि बांग्लादेशियों के लिए क्या है। दूसरी कोalition में आपके फारूक अब्दुल्ला जी बांग्लादेशियों की फेवर कर रहे हैं मेरे भाई। वो कह रहे हैं हमारे भारत के भी अलग अलग देशों में जाकर बिजनेस शुरू करते हैं या काम करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं सेम कैटेगरी उन्होंने बांग्लादेशियों के साथ मिला दी। तो मुझे ये भी जवाब दे दीजिएगा जगदीप जी, कांग्रेस क्या इस बात पे स्टैंड करती है कि जो भारत के प्रवासी हैं वो सेम एज बांग्लादेशी हैं, और जिन बांग्लादेशियों को आप लोगों ने जम्मू कश्मीर में बसाने का काम किया अपने वोटिंग बेनिफिट के लिए, उसके लिए आपका क्या कहना है? जी जगदीप जी, आप पर ये एलिगेशन लग रहा है कि आपने अपने टेन्योर में जम्मू में रोहिंग्यास और बांग्लादेशियों को बसाया है। विनोद जी, के पास मैं बिल्कुल बाद जवाब में दूंगा जी, मैं बिल्कुल जवाब दूंगा। पहली तो बात, सत्ता आपके पास है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं तो परोक्ष रूप से। जिस किसी कांग्रेस नेता ने ऐसा किया है, आप उसे सलाखों के पीछे भेज सकते हैं। मैं अभी भी कह रहा हूं, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो। मैं एक बात आपको बताऊं विनोद जी, आज बड़ी मतलब की बात है। मागा ग्रुप है, जैसे हमारे यहाँ कट्टरपंथी है ना अमेरिका, विच मीन्स मेक अमेरिका गुड अगेन। उस मागा ग्रुप के प्रेशर के नीचे आकर आज डोनाल्ड ट्रंप 7.5 लाख भारतीयों को वापस भेज रहे हैं। आप सोच सकते हैं कितनी विडंबना है। हमारी भारतीय महिलाएं जो गर्भवती थी वो हॉस्पिटल्स में जाकर कह रही हैं कि हम समय से पहले जो है वो मां बनना चाहती हैं, क्योंकि अगर 20 फरवरी के बाद वहां पर उनका बच्चा पैदा हुआ तो वो वहां का नागरिक नहीं होगा। जब आप बांग्लादेशियों की बात करते हैं, आपको याद रहना चाहिए इसी बांग्लादेश को भारत ने पैदा किया था स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की अगुवाई में, जब उनके साथ जातियां हो रही थी। आपको ये समझना होगा, जब आप किसी एक देश के मुल्क के नागरिकों पर सवाल उठाते कर रहे हैं कि इलीगल वे से जो बांग्लादेशी यहाँ पर फंसे हुए हैं, मैंने पहले भी शरण लेनी चाहिए, उनको नहीं कह रहा हूँ विनोद जी, यही बात की है। मैं ये कह रहा हूं, एक मिनट सुन लीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। मैं कह रहा हूं, मैंने पहले भी कहा, चाहे रोनकिया हो चाहे बांग्लादेशी हो, उनके लिए अलग से कैंप बनाइए, उनको बुनियादी सुविधाएं दीजिए और एक कानून के तहत जैसे जिस तरीके से बनता उनको वापस भेजिए। लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि हमारे लाखों करोड़ों भारतीय जो विदेशों में है, आज उनके ऊपर बनी है 6 लाख गुजराती हैं। क्या जवाब देंगे मोदी जी जब उनको यहाँ पर समुद्री जहाजों में भर भर कर भेजा जाएगा? आपको जवाब देना पड़ेगा। और बराए मेहरबानी मैं फिर से कह रहा हूं, एक बात समझिए, आज का जो डिस्कशन है वो मतदाता दिवस पर है, उस पर बने बांग्लादेशी सेम है हमारे प्रवासी भारतीयों के रिगार्डिंग। मैंने कब कहा भाई? मैं सिंपली आपको मैं कह रहा हूं ना, उनको वापस भेजिए। किसने मना किया? मैंने कहा आप उनको वापस आपके कोalition पार्टनर कह रहे हैं, क्या आप उससे सेटिस्फाइड हैं?
मैं बस फिर इसका से जवाब दे बोल रहा हूं, दीजिए, मैं आप ये- उनकी बात से आपने सहमत हैं? बिजली काटी, रोनगियास की बिजली काटी, उनको पानी की दिक्कत होनी शुरू हो गई। हमने आपने केवल लगवा इतना दी, कहा आपने लगवा दी। अरे आप सुन तो लीजिए ना, वो मानवीय 5 संवेदना और मानवता की बात थी। मैं फिर से कह रहा हूं, उनके खिलाफ होम मिनिस्ट्री आपके पास है, आप भेजिए उनको वापस। वो आए कैसे यहाँ पर, कौन जिम्मेदार था? सरकार में आप हैं 10 सालों से, सपोर्ट सवाल आप हमसे लोग कर पूछ रहे रहे हैं ना हैं। जगदीप जी, सपोर्ट आप लोग कर रहे हैं उनको। अरे, केंद्र तो सरकार आप कदम उठाना भेजिए ना चाहती जेल है में। मगर राज्य जिस सरकार नेता उनको ने सपोर्ट कर रही है। जिस नेता ने सपोर्ट किया, जिस नेता ने नकली दस्तावेज बनाए, डालिए जेल में। कौन मना कर रहा है आपको? क्यों नहीं डालते आप? सिर्फ बातें करना आता है आप लोगों को। मैं ये कह रहा हूं कि जो हमारे लाखों लाख भारतीय जब बेरंग वापस भेजे जाएंगे, जो अपनी जमीन जायदाद सब कुछ बेचकर विदेशों में गए, 10-10, 11-11 कंट्री से डक्की लगाकर, कहीं कहीं उसकी कंट्री से चिंता अवैध मोदी पास जी होकर, कर रहे उनका हैं। क्या करेंगे आप? उसकी चिंता मोदी जी नहीं कर नहीं, रहे हैं। देखिए कांग्रेस का नहीं, स्टैंड क्लियर देखिए करने के लिए मैंने आपसे सवाल रजनी जी, किया था मैं कि बड़े पटना आदर के टेकिया साथ आपको कह रहा रोहिंग्या हूं, का आप सभी आपको भारतीयों के आपको साथ मुद्दे पर जी, रहना मैं वही होगा। सवाल कर रही हूँ। मुद्दा जो था, मैं फिर से कह मैं रहा हूं मुद्दे रजनी पर जी, हूँ इस पर एक जगदीप। दिन फिर से आप डिस्कशन कर लीजिए बहन जी, लेकिन आज जो डिस्कशन है वो मतदाता दिवस पर थी। मैं फिर से कह दूं, जो सवाल मैंने उठाए, बिल्कुल मुझे जी। खुशी है कि आपने ये कहा कि अगर कोई दिक्कत है तो उस पर बात होनी चाहिए। मैं वही कह रहा हूं कि ये स्थिति किसी भी पार्टी, किसी भी सरकार के लिए बन सकती है। अगर ईवीएम पर आज सवाल है, अगर इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल है, तो कम से कम मतदाता दिवस के दिन हमें बड़ी संजीदगी से इस पर विचार करना होगा और समझना होगा कि वो सुलगते हुए ज्वलंत प्रश्न जो आज इस लोकतंत्र के सामने यक्ष प्रश्न बनकर खड़े हैं, उनका हल कहां से निकलेगा, ये एक बहुत जरूरी मामला है। जी जी आबिद भाई, आपको भी स्टैंड क्लियर करना चाहिए, जैसे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है बांग्लादेशियों को लेकर के। आपका क्या स्टैंड रहेगा आबिद भाई? देखिए जी विनोद जी, पहले तो मैं ये बात कहना चाहूंगा, जो डिबेट का वो मतदाता दिवस पे हम वोटर जी, टर्नआउट वगैरह की बात कर रहे थे और वहीं पर रहना चाहिए था। ये रोहिंग्या कहाँ से बीच में आ गया, ये मुझे समझ नहीं आया। फिर ये भी रोहिंग्यास ने रोहिंग्या इलीगल वेज की में जब वोट बात बनाए इसका हुए थे। विरोध कांग्रेस ने किया था भाई मेरे। देखिए देखिए देखिए, देखिए मैंने किसी की बारी पे नहीं बोला, मुझे इंटरप्ट ना करें। बहुत ही कम समय है मेरे पास, तो मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए पिछले 10 साल से यहाँ पर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, डायरेक्ट कंट्रोल है दिल्ली का एमएचए का। तो 10 साल से क्या कर रही थी एमएचए? 10 साल से उनको याद नहीं आया कि रोहिंग्या बैठे थे। अब जब हमारी सरकार के सामने जो चुनौतियां हैं, चाहे वो रोहिंग्या चुनौती है या कोई भी चुनौती है, वो हमने इनहेरिट की है पिछली सरकार से। तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी की फिर से इस इशू पे दोगलापंथी है, जहां पर इनको समाधान करना चाहिए चीजों का राज्य सरकार से मिलकर, वहां ये खामखा बखेड़ा खड़ा कर रहे हैं। मैं अयाज साहब से भी कहना चाहूंगा, जहां तक ये बात कर रहे थे कि हमारे जो राज्य और केंद्र के नजदीकियां बढ़ती जा रही है। देखिए जी, नजदीकियां बढ़ती हैं वो इस वजह से क्योंकि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को डिफाइन करना पड़ेगा। जहां तक हमारी आइडियोलॉजी है, बिल्कुल बीजेपी से मैच नहीं करती, लेकिन कोऑपरेटिविज्म एक जिम्मेदारी है। हर किसी I राज्य agree, that's सरकार को important. केंद्र के साथ रिलेशन में चलना है। जहां तक कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का इशू है, लोगों के जो इश्यूज है उनका समाधान ढूंढने के लिए जी। राज्य और केंद्र को साथ में चलना पड़ेगा। हमारे Very सियासी important, लक्ष्य sir. अलग आप अलग अपना हो सकते वीडियो हैं, ऑन कीजिए। लेकिन जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, आबिद भाई अपना वीडियो ऑन देखिए कीजिए। जो कोऑपरेटिव, देखिए कहीं मुझे लगता है कहीं टेक्निकल इशू आ रहा है आपके साइड से। जी, तो एम आई ऑडिबल विनोद जी? हाँ हाँ हाँ, आपकी आवाज आ रही जी है। आप इस ऑडियो से काम करेंगे। जी जी जी, तो मैं अयाज साहब को कहना के साथ, जो हमारा अलायंस है वो इसलिए है क्योंकि कांग्रेस एक सेक्युलर शैली में जो है पार्टी आती है, इस वजह से हमारा उनके साथ बुनियादी तौर अलायंस रहता है। हम कितनी सीटों पे जीत के आए, ये कितनी सीटों पे जीत रहे हैं, सिर्फ इस बुनियाद पे हमारा कांग्रेस के साथ अलायंस नहीं है। जी तो ये कहीं ना कहीं मैं कोर्स करेक्शन कर दूं फयाज साहब, जहां तक ईवीएम्स की बात चली है, देखिए जी ये एक जनरल इशू है, मुझे लगता है इस पे एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन होना चाहिए, ये पॉइंट ऑफ डिबेट होना चाहिए। किसी भी हेल्थी डेमोक्रेसी के लिए, एक जी हेल्थी लोकतांत्रिक जी देश में कल जी गणतंत्र दिवस है, तो जी। मुझे लगता है सभी संवैधानिक प्रतिक्रियाओं को नजर रखते हुए चलिए सभी को अपनी बात रखने का आबिद, हक देना आबिद चाहिए। भाई, कहीं ना वो कहीं इस पर समय बात होनी समय का चाहिए। अभाव है। जी आबिद भाई बहुत बहुत शुक्रिया, अयाज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, रजनी सेठी का बहुत बहुत शुक्रिया, जगदीप सिंह जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। ओके, थैंक यू जी।